आज हम एक ऐसे केस पर बात कर रहे हैं जो एक बंद घर के अंदर शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है। बिल्कुल। ये कहानी है रिश्तों की, दबी हुई ख्वाहिशों की और उस खामोशी की जो मुझे लगता है चीखों से ज्यादा खतरनाक होती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। ये मतलब इस बात की भी है कि कैसे रोज रोज की छोटी छोटी बातें मिलकर एक एक बड़े तूफान की शक्ल ले लेती हैं। हाँ, कैसे एक परिवार का ढांचा अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है। और किसी को पता भी नहीं चलता। हाँ, और हमारे पास जो सोर्सेज हैं, खासकर एक कहानी है शैडोज ऑफ साइलेंस, वो इसी साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन को परत परत खोलती है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उस रात क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि उस रात तक पहुंचने की वजहें क्या थीं। सही कहा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे घर से जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता है, बिल्कुल। लेकिन अंदर दिन की जो झूठी मुस्कुराहटें हैं वो रात के सन्नाटे में बदल जाते हैं। भाभी की आंखों में नींद नहीं है, बस एक सवाल है, आखिर कब तक। और वहीं दूसरे कमरे में देवर है। हाँ, देवर है जो हर रात अपने भाई भाभी के झगड़े सुनता है और फिर उस झगड़े के बाद की जो डरावनी खामोशी होती है, हाँ, उसे महसूस करता है। और ये जो डरावनी खामोशी वाला पॉइंट है ना, ये बहुत जरूरी है। अक्सर हमें लगता है कि हिंसा सिर्फ मारपीट या चिल्लाना ही है। हाँ, लेकिन ये जो खामोशी है, ये उससे कहीं ज्यादा साइकोलॉजिकल डैमेज करती है। ये एक ऐसा दबाव बनाती है जहां कुछ कहा नहीं जाता, पर सब कुछ महसूस होता है। एग्जैक्टली ये उम्मीद के खत्म होने का सिग्नल है। ये वो सन्नाटा है जो किरदारों को धीरे धीरे एक एक ब्रेकिंग पॉइंट की तरफ धकेल रहा था। और इसी सन्नाटे में एक और रिश्ता भी पनप रहा था, है ना? हाँ, भाभी और देवर के बीच एक कनेक्शन बन रहा था। मतलब टकराती हुई नजरें, एक दूसरे की मदद के लिए बढ़ते हुए हाथ। वो पल जब दोनों एक ही कमरे में होते थे और खामोशी भी असहज नहीं लगती थी। बिल्कुल। और यहाँ पर ना मनोविज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी सामने आती है, कौन सी? जिसे ट्रॉमा बॉन्डिंग कहते हैं। अच्छा, ड्रामा बॉन्डिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसको ऐसे समझिए जैसे जैसे दो लोग एक ही तूफान में फंसी नाव पर हों। हाँ, बाहर का खतरा इतना बड़ा होता है कि वो एक दूसरे को ही अपना सबसे बड़ा सहारा मान लेते हैं, भले ही उनका रिश्ता समाज की नजरों में मतलब सही ना हो। तो यहाँ वो तूफान पति का गुस्सा था? हाँ, पति का गुस्सा और उसका बर्ताव वो तूफान था, और भाभी और देवर उस नाव पर सवार दो लोग थे, जिन्हें एक दूसरे में अपना दर्द दिख रहा था। और शायद उस दर्द से निकलने का रास्ता भी। मतलब ये सिर्फ एक आकर्षण नहीं था, ये एक तरह की जरूरत बन गया था, एक दूसरे का सहारा। एग्जैक्टली। एक तरफ रिश्ते की मर्यादा थी जो उन्हें रोक रही थी, और दूसरी तरफ वो साझा दर्द जो उन्हें एक दूसरे की तरफ खींच रहा था। हाँ, और यही खिंचाव इस सिचुएशन को और भी ज्यादा विस्फोटक बना रहा था। और फिर आती है वो रात जब सब कुछ बदल गया। घर में शराब की गंध, पति का उत्साह सातवें आसमान पर, और भाभी के कांपते हुए हाथ। कहानी में बताया गया है कि जैसे ही पति का हाथ उठता है, ठीक उसी पल देवर कमरे में दाखिल होता है। हाँ, पहली बार वो रिश्ते की रेखा लांघकर कमरे में दाखिल होता है। अब तक वो सिर्फ एक मूक दर्शक था, जो दीवारों के पार से सब सुनता था। हाँ, लेकिन उस रात उसने दखल देने का फैसला किया। और ये रेखा लांघना इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये सिर्फ एक कमरे में घुसना नहीं है, ये सामाजिक और पारिवारिक नियमों को तोड़ना है। उस एक पल में देवर एक रक्षक की भूमिका में तो आता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो सिर्फ अपनी भाभी को बचा रहा था, या उस रिश्ते को बचा रहा था जो दोनों के बीच पनप रहा था, या फिर क्या वो सिचुएशन पर अपना हक जता रहा था। ये बहुत पेचीदा है, क्योंकि उस हाथापाई में, जैसा कि कहानी बताती है, सिर्फ गुस्सा नहीं था, नहीं, उसमें वो दबी हुई चाहत भी थी, वो डर भी था कि कहीं वो उसे खो ना दे। जी। और इसी कश्मकश में कुछ ही पलों के अंदर घर का शोर हमेशा के लिए खामोशी में बदल जाता है। और जाहिर है इसके बाद ये सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं रह जाता। नहीं, ये एक क्राइम सीन बन जाता है। हाँ, और जब पुलिस की टीम वहां पहुंचती है तो उनके लिए भी ये केस एक पहेली जैसा था। बिल्कुल, क्योंकि सीन पर सब कुछ बहुत नॉर्मल लगता है। कोई जबरदस्ती घुसपैठ का निशान नहीं, कोई टूटा हुआ दरवाजा या खिड़की नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बिखरा हुआ कमरा और एक लाश। बाहर से देखने पर ये एक हादसा लग सकता है, या शायद सेल्फ डिफेंस में हुई कोई घटना। हाँ, लेकिन जो चीज पुलिस को सबसे ज्यादा खटकती है, वो थे वहां मौजूद दो जिंदा लोग। उनके चेहरे के भाव। हाँ, भाभी की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी था। सुकून। हाँ, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। और देवर, वो पूरी तरह खामोश था। उसकी खामोशी
हर सवाल से ज्यादा भारी थी। वो कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चुप्पी ही सब कुछ कह रही हो। ये जो अजीब सा सुकून वाली बात है ना, हाँ। ये इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल क्लू होता है। अच्छा। हाँ, ये अक्सर उन लोगों में देखा जाता है जो लंबे समय से किसी तरह के शोषण या तनाव से गुजर रहे हों, और फिर अचानक वो तनाव खत्म हो जाए। ओह। इसे रिलीफ या राहत की भावना कह सकते हैं, भले ही वो राहत एक भयानक घटना के बाद मिली हो। ये इस बात का इशारा था कि ये घटना अचानक भड़के गुस्से का नतीजा नहीं हो सकती। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। बिल्कुल। और उस कहानी को खोला एक डायरी ने। पुलिस को कॉल डिटेल्स और आसपास के सीसीटीवी फुटेज से मतलब कुछ खास नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर उन्हें भाभी की एक डायरी मिलती है, और वो डायरी इस केस को एक सीधी सादी मर्डर मिस्ट्री से कहीं ज्यादा एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक खेल बना देती है। क्योंकि डायरी में सिर्फ भावनाएं नहीं होती, उसमें इरादे भी छुपे होते हैं। सही कहा। मुझे उस डायरी के बारे में जो सबसे अजीब बात लगी वो ये थी कि एक तरफ तो वो उसे अपना मसीहा बता रही है, और दूसरी तरफ वही डायरी उसे एक साजिशकर्ता भी साबित कर देती है। बिल्कुल, और यही इस केस को इतना पेचीदा बनाता है। वो डायरी एक आईने की तरह है जिसमें आप जो देखना चाहें वो दिख जाता है। प्रोसिक्यूशन के लिए वो एक साजिश का प्लान है, और डिफेंस के लिए एक मजबूर औरत की चीख। सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं था। डायरी में लिखा क्या था? उसमें वो अपने पति के दिए दर्द के बारे में लिखती है, लेकिन साथ ही उन पलों का भी जिक्र करती है जब देवर के साथ उसने खुद को जिंदा महसूस किया। जिंदा महसूस किया? हाँ, वो लिखती है कि कैसे उसकी मौजूदगी उस घुटन भरे घर में ताजी हवा जैसी थी। तो एक तरफ ये डायरी उसे एक विक्टिम की तरह पेश कर रही है, उसके दर्द का सबूत दे रही है, और दूसरी तरफ तो दोनों बना सकता है। ये तो एक दोधारी तलवार की तरह थी। बिल्कुल, और इन्वेस्टिगेटर्स को अब ये तय करना था कि इसे किस तरह से देखा जाए। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और सच सामने आया जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक छोटी सी डिटेल सामने आई जिससे इस केस की पूरी तस्वीर बदल दी। नींद की गोलियां? हाँ, नींद की गोलियां। रिपोर्ट से पता चला कि हत्या से पहले मृतक को खाने में नींद की दवा दी गई थी। ओह। ये एक छोटा सा तथ्य था, लेकिन इसने अचानक आए गुस्से या सेल्फ डिफेंस वाली सारी थ्योरी को खारिज कर दिया। और यहीं पर यह केस एक घरेलू झगड़े से बढ़कर एक सोची समझी साजिश बन जाता है। हाँ। कानून की भाषा में इससे प्री मेडिटेटेड कहते हैं, यानी जिसकी प्लानिंग पहले से की गई हो। गुस्से में इंसान हाथ उठा सकता है, कोई चीज फेंक सकता है, लेकिन गुस्से में इंसान नींद की गोलियां खरीद कर उसे खाने में मिलाकर सही वक्त का इंतजार नहीं करता। उसके लिए सोचना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है। मतलब ये हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ अपराध नहीं था। तो जो तस्वीर सामने आती है वो ये है कि भाभी ने अपने दर्द को ढाल बनाया और देवर ने अपनी चाहत को, और दोनों ने मिलकर खुद को पीड़ित साबित करने की एक कहानी गढ़ दी। लेकिन वो एक छोटी सी गोली उस कहानी के सबसे बड़े झूठ को सामने ले आई। बिल्कुल, यहाँ भावनाएं सिर्फ कारण नहीं थीं, उन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। विक्टिम होने की भावना को एक शील्ड की तरह। हाँ, लेकिन कानून भावनाओं को नहीं, तथ्यों को देखता है, और ये तथ्य कि दवा का इस्तेमाल हुआ पूरे मामले की दिशा बदल देता है। ये दिखाता है कि उनके पास सोचने, योजना बनाने और फिर उसे अंजाम देने का पूरा समय था। तो आज की इस पूरी पड़ताल से जो बात उभर कर आती है वो ये है कि कैसे करीबी रिश्ते जब अपनी सीमाएं लांघते हैं तो खतरनाक हो सकते हैं। जिस चाहत से सुकून मिलना चाहिए था वही आखिर में अपराध का कारण बन गई। ये कहानी दिखाती है कि कैसे खामोशी, दर्द और चाहत का मिश्रण एक जानलेवा कॉकटेल बना सकता है। और अंत में ये कहानी सिर्फ हत्यारे की पहचान पर खत्म नहीं होती है, ये एक ज्यादा गहरा सवाल छोड़ जाती है जो शायद हर उलझे हुए रिश्ते पर लागू होता है। क्या सवाल? सवाल ये है कि क्या हमारी भावनाएं, हमारा दर्द हमारे किसी भी काम को सही ठहरा सकता है? और जब हम किसी रिश्ते में अपनी सीमाओं को धुंधला करने लगते हैं तो क्या हम अनजाने में एक ऐसी राह पर निकल पड़ते हैं जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है? बिल्कुल। और सोचने के लिए एक आखिरी ख्याल, इस कहानी में असली सवाल ये नहीं था कि कत्ल किसने किया। हाँ। शायद ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि आखिर पहली गलती किस पल हुई। वो कौन सा पल था? हाँ, वो कौन सा पल था जब एक नजर सिर्फ एक नजर नहीं रही, जब एक एहसास ने अपनी हद पार कर दी, या जब खामोशी ने आवाज से ज्यादा बोलना शुरू कर दिया। शायद कत्ल तो उस रात हुआ, लेकिन उसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी।